सरना धर्म का मुद्दा है, जी। बीजेपी के लिए एक तरह से गले की फांस बनेगी, हड्डी। तो बीजेपी इस पे ना भी नहीं कर सकती और हाँ हुँ, बोलते नहीं बन रहा है। झारखंड में जो ये 24 सालों का इतिहास है, 24 सालों में 16-17 साल तो बीजेपी की सरकार और हाँ। बीजेपी इस सवाल से कैसे बरी हो सकती है कि घुसपैठ जो है वो किसी एक सरकार, किसी खास सरकार को अब जिम्मेदार ठहरा। हुँ, अ, हेमंत सोरेन की सरकार को जो 4 सालों से सत्ता में है, तो इस बात का जवाब देना चाहिए। हुँ, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, तब वो कहते थे कि वहाँ हम एनआरसी लाएँगे, मिनी एनआरसी कराएँगे संथाल परगना के जिलों में। 3 सीटों पे चुनाव होना है, उनमें 2 सीटें जो हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, राजमहल और दुमका। एकमात्र गोड्डा की सीट है, जो अनारक्षित है। कल्पना सोरेन ने मोर्चा सँभाला ही नहीं है, बहुत मजबूती के साथ मोर्चा सँभाला है जी। और ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि इन 2.5 महीनों में वो इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है और बहुत हुँ, मजबूती के साथ उभरी है। लोकसभा चुनाव 2024 और यह एपिसोड झारखंड विशेष है। हेमंत सोरेन ने एज़ ए पॉलिटिशियन अपने आप को स्थापित कर लिया है। समझौते नहीं होंगे, जेल जाना मंजूर है। उनके जेल जाने के बाद मोर्चा कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी ने संभाला और ताबड़तोड़ बहुत ही आक्रामक एग्रेसिव भाषण दे रही है। 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, गोड्डा है, दुमका है, राजमहल है और इन 3 लोकसभा सीटों में क्या है इक्वेशन और कौन मारेगा बाजी, चुनाव जारी है और 14 लोकसभा का भी समीकरण थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, रिसर्चर शंभूनाथ चौधरी साहब जुड़े हैं और रांची से। इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झारखंड में चल क्या रहा है? क्या वाक़ई कल्पना सोरेन ने मोर्चा सँभाल लिया है? सोरेन, हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में। स्वागत है सर। कल्पना सोरेन ने मोर्चा सँभाला ही नहीं है, बहुत मजबूती के साथ मोर्चा सँभाला है जी। और ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि इन 2.5 महीनों में वो इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है और बहुत हुँ, मजबूती के साथ उभरी है। मैं जो उनकी ख़ासियत समझ रहा हूँ, वो ये कि एक साथ वो 4-5 भाषाओं में बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है। अच्छा। हिंदी हिंदी, अंग्रेज़ी, संथाली, उड़िया और जो यहाँ की स्थानीय भाषा है नागपुरिया, तो इन 4-5 भाषाओं में एक साथ वो कम्युनिकेट करती हैं। जहाँ जिस इलाके में जाती हैं, उसी भाषा में कम्युनिकेट करती क्या बात! हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात क्या है कि वो कनेक्ट जो है उनका पब्लिक कनेक्ट जो है, उसका तौर-तरीका बहुत शानदार है। वो हुँ, लोगों से सवाल पूछती हैं, नारे लगाती हैं और एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेती हैं, जो अब कम से कम झारखंड में तो ऐसा कोई दूसरा नेता मुझे नहीं दिखता, चाहे पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, दोनों तरफ से अगर बात कर लें, तो पब्लिक से कनेक्ट करने वाले, बल्कि इस मामले में तो मैं उनको हेमंत सोरेन से भी 20 मानूँगा। क्या बात! ठीक है, हेमंत सोरेन के पास संघर्ष है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पब्लिक कनेक्ट का जो मसला है, उसमें कल्पना हुँ, सोरेन बहुत आगे निकल गई हैं। आप ऐसे देखेंगे कि रात 9 बजे, 10 बजे तक लोग उनका गाँवों में भारी संख्या में इंतज़ार करते रहते हैं। माइक हुँ, नहीं भी होता है, तब भी वो अपने तरीके से संवाद करती हैं, जुड़ती हैं, खास तौर पे महिलाओं के बीच, महिलाओं में उनकी लोकप्रियता जो है, वो बेमिसाल रही। आज मेरी जो कल्पना सोरेन के मीडिया एडवाइज़र हैं, उनसे बात हो रही थी, एक रिपोर्ट के सिलसिले में, कि कितनी सभाएँ उन्होंने की इन 4 फेजेज़ में। हुँ, तो कुल मिलाकर 353 उनका जो आंकड़ा है, वो 353 सभाएँ की उन्होंने छोटी-बड़ी मिलाकर, 50 बड़ी रैलियाँ की। तो ये हुँ, आंकड़ा अपने आप में बताता है 353 का। मैं अभी मोदी जी की भी बात देख रहा था, 178 या कुछ रैलियाँ की हैं उन्होंने। ठीक है, मोदी जी की रैलियाँ बड़े पैमाने पे होती हैं, लेकिन तब भी 373 कार्यक्रम, 353 कार्यक्रम, छोटी-बड़ी ही जनसभा हो, तो बहुत बड़ी बात है। इससे ये जी, समझने की ज़रूरत है और हर क्षेत्र से 14 में से 14 सीटों में से कोई ऐसी सीट बाकी नहीं रही जहाँ वो नहीं गई।
मैं कहूँगा कि हम्म, चप्पा-चप्पा उन्होंने छान मारा और एक प्रभावशाली लीडर के तौर पर उभार हुआ उनका। और चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं या जो 3 सीटों के कल चुनाव होने वाले हैं, उसमें कल्पना सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और चुनाव के नतीजों का एक फैक्टर होंगी वो, ये बात भी मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की है, तो चुनाव के नतीजों को जिसका इतना प्रभाव दिखा प्रचार के दौरान, ज़मीन पे जो बहुत कम समय में इतना लोकप्रिय चेहरा दिखा, उसका असर चुनाव के नतीजों पे पड़ेगा, ऐसा मेरा आकलन है। जी, तो 3 और सीट पे है उसमें तो कल जो 3 सीटों पे चुनाव होने हैं, वो संथाल की सीटें हैं। आप देखेंगे इसमें एक दुमका सीट है। दुमका सीट हुँ, परंपरागत तौर पर सोरेन परिवार की सीट मानी जाती रही है। शिबू सोरेन ने वहाँ से 8 बार 8 बार शिबू सोरेन वहाँ से संसद पहुँचे। पिछला चुनाव हालाँकि बहुत कम वोटों के फासले से वो हार गए थे, लेकिन परंपरागत तौर पर वो झामुमो की सीट मानी जाती है। और वहाँ बीजेपी ने दांव ये चला कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू, शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हुँ, सीता सोरेन को प्रत्याशी बना दिया। अब बीजेपी ने इसको बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा। उसे लगा कि सोरेन परिवार में पहली बार जो है वो कोई फूट पड़ी और सोरेन परिवार का कोई सदस्य झामुमो से इतर किसी दूसरी पार्टी में गया। लेकिन वहाँ हुँ, अब लड़ाई ऐसी दिलचस्प थी कि सीता सोरेन ने लगातार आरोप लगाए। हेमंत सोरेन पे, कल्पना सोरेन पे, पूरे परिवार पे आरोप लगाए कि उनके साथ परिवार में अन्याय हुआ। लेकिन उसपे कल्पना सोरेन ने कोई ऐसा जवाबी वार नहीं किया। उन्होंने अपने काम गिनाए, उन्होंने सोरेन परिवार की शहादत या सोरेन परिवार के संघर्ष की बात जो है, वो कही। शहादत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबको पता होगा कि शिबू सोरेन के पिताजी जो है वो सूदखोरों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो ये मसला भी ये मुद्दा भी जब बात उठती है, इतिहास जब खंगाला जाता है, तो वो सवाल भी आता है। तो उस परिवार के साथ शहादत और संघर्ष दोनों चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई। जी, तो कल्पना सोरेन ने राजमहल में, दुमका में और गोड्डा में, तीनों जगहों जी, पर करीब-करीब 2-2 दिन कैंप किया है। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के पास इन तीनों सीटों पे अ, एकमात्र गोड्डा की सीट ऐसी है, जहाँ पे प्रियंका गांधी प्रचार करने आई थी। इसके अलावा मैं मानूँगा कि कोई बड़ा चेहरा जो आया वो कल्पना सोरेन ही थी। बड़ा चेहरा हुँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा चेहरा बन चुकी है हुँ, और एक-एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 रैलियाँ जो हैं उन्होंने की, देर रात तक घूमती रहीं। तो एक बड़ा फैक्टर जो है वो कल्पना सोरेन दिखी इन चुनाव में। अब जो 2-3 सीटों पे चुनाव होना है, उनमें 2 सीटें जो हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, राजमहल और दुमका। एकमात्र गोड्डा की सीट है, जो अनारक्षित है और जहाँ से भाजपा के सांसद 3 बार जीत चुके हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत निशिकांत दुबे बीजेपी की ओर से मुखर रहते हैं और इस वजह से जो है वो सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कॉर्पोरेट दुनिया से भी उनका रिलेशन जो है वो जगजाहिर है, सब लोग जानते हैं कि हुँ, हाँ उस रिश्ते के लिए भी वो बहुत माने जाते रहते हैं। हुँ, वहाँ उनका मुकाबला प्रदीप यादव कांग्रेस के प्रत्याशी से हो रहा है और प्रदीप यादव के पक्ष में भी प्रियंका गांधी आई और उसके बाद कल्पना सोरेन। यही 2 बड़े चेहरे जो है वो वहाँ पे गोड्डा हुँ, में दिखे। लेकिन इस बार ये कही जा रही है बात कि मुकाबला जो है वो कांटे का हुआ है। शुरुआत में निशिकांत दुबे ने ऐलान किया था कि उनके लिए मुकाबला एक तरफा है और वो कहीं प्रचार करने नहीं गए। लेकिन आखिरी तक देखेंगे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे सितारे उतरे और झारखंड में तमाम सीटों में इस बार कहीं फ़िल्मी सितारे नहीं उतरे सर। ये बहुत गौर करने हुँ, की बात है, हुँ, हुँ, एकमात्र गोड्डा सीट को छोड़। तो वहाँ अक्षरा दुबे, मनोज तिवारी और तमाम लोग ऐसे जो भी चेहरे हो सकते थे प्रभावित करने के लिए हुँ, उनको हुँ, उन्होंने लाया। तो संघर्ष कितना कड़ा था। शुरुआत में उन्होंने ऐलान किया था कि वो कहीं प्रचार करने नहीं जाएँगे, कहीं चाय पिएँगे, कहीं नाश्ता करेंगे, इस तरीके से है मैं प्रचार नहीं करूँगा, चुनाव ऐसे जीत रहा हूँ। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी, तो उनको एहसास हो गया कि इस बार मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा है और
प्रदीप यादव वहां से हारते रहे हैं जरूर, लेकिन इस बार मामला बहुत करीबी है। पिछली बार एक और बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भाजपा ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें से दुमका, लोहरदगा और खूंटी को छोड़कर बाकी ज्यादातर सीटों पर जहां उसने जीत दर्ज की थी, वहां जीत का फासला 2 लाख, 2.5 लाख, 4, साढ़े 4 लाख रुपए मतों के आसपास का था। इस बार ये स्थिति नहीं रहने वाली है। ग्राउंड में जो हम लोगों ने देखा है, जो ये देखा है, और बिल्कुल आमने-सामने की फाइट है। ऐसी लड़ाई मैंने 2004 का भी चुनाव देखा था, तो 2004 के बाद मुझे ये पहला चुनाव लगता है, जहां बिल्कुल ज्यादातर सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई। सिर्फ 2-3 सीटें ऐसी हैं, जहां मुकाबले के का एक तीसरा खून जो है वो बनता दिखा। उसमें एक गिरिडीह सीट है, एक राजमहल सीट जहां पे जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो उतर आए। एक लोहरदगा सीट पे जेएमएम के एक और विधायक हैं चमरा लिंडा, वो उतर आए। तो मुकाबले के जेएमएम के ही 2 बागी विधायक आप कह लीजिए, इन 2 सीटों पे ये बना। गिरिडीह सीट पे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जयराम महतो, जो कुर्मियों के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। भाषाई आंदोलन, भाषा के मुद्दे पे कि झारखंड की भाषाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस मुद्दे पे उनका आंदोलन शुरू हुआ था, और पिछले 4 सालों में वो क्राउड पुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं जयराम महतो। तो गिरिडीह सीट पर एक बड़ा फैक्टर बने। बाकी इन 3 सीटों की बात आप छोड़ दीजिए, तो तमाम सीटों पर आमने-सामने की लड़ाई। और 2004 में जो नतीजे आए थे चुनाव के, मुझे पता नहीं, ऐसा इंट्यूशन होता है या मुझे लगता है कि अगर मुकाबला उसी तरीके का हुआ है, तो परिणाम जो है वो चौंकाने वाले हैं। जी, 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 जी। क्या-क्या 3 सीट पे जो चल रहा है मतदान, जी, वहाँ क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं? निशिकांत दुबे तो चर्चित नाम है, महुआ मोइत्रा को लेकर काफ़ी चर्चित रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, देखिए मुद्दे जो हैं वो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो घुसपैठ का मुद्दा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है उसको शुरुआत से मुद्दा बनाने की कोशिश की बीजेपी ने। और ये सवाल जो है जितने भी उसके लीडर आए, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, तमाम लोगों ने जो है, और इसके लिए जेएमएम कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। लेकिन गौर करने की बात ये है कि घुसपैठ की समस्या कोई ये 3 सालों में पैदा नहीं हुई है, और 3 सालों में वहाँ पे जनसांख्यिकी जो है वो बदली नहीं है। ये एक लंबा सिलसिला है। झारखंड बीजेपी के भी में सीएम मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल, 2000 झारखंड में जो ये 24 सालों का इतिहास है, 24 सालों में 16-17 साल तो बीजेपी की सरकार है। और हाँ। बीजेपी इस सवाल से कैसे बरी हो सकती है कि घुसपैठ जो है वो किसी खास सरकार को अब जिम्मेदार ठहरा। हुँ, अ, हेमंत सोरेन की सरकार को, जो 4 सालों से सत्ता में है, तो इस बात का जवाब देना चाहिए। हुँ, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, तब वो कहते थे कि वहां हम एनआरसी लाएंगे, मिनी एनआरसी कराएंगे संथाल परगना के जिलों में। हुँ, तो भाई सवाल ये है कि मुद्दा तो उस समय भी था, उस समय तो नहीं थी हुँ, सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार तो थी नहीं, ज्यादातर समय हुँ, तो बीजेपी की सरकार थी, मतलब समस्या तो उस समय से भयावह थी। लेकिन अब स्ट्रैटेजिक तरीके से बीजेपी ने इसको ये बताने की कोशिश की है कि ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार की जिम्मेदारी है, और इसके लिए उसको कसूरवार ठहराने की कोशिश की। लेकिन इसके उलट जेएमएम की ओर से जो मुद्दा उठा है, वो सरना आदिवासी धर्म कोड का मसला उठा सरना हाँ, यस। है। हाँ, ये आदिवासी धर्म कोड का मसला ये है, यहाँ जो आदिवासी है, जो गैर ईसाई आदिवासी है, या जो मूल आदिवासी है, मूल आदिवासी मतलब कि जो कन्वर्टेड नहीं हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कन्वर्ट नहीं हुए, जो हुँ, ईसाई नहीं बने, वो सरना है। सरना उनका जो धर्म है, उसको सरना, जो प्रकृति पूजक समाज है, उस धर्म को वो मानते हैं। आज से 2 साल पहले झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया था। हेमंत सोरेन की सरकार ने 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया विधानसभा में, और ये प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव का बीजेपी भी विरोध नहीं कर पाई थी, और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। धर्म कोड का मसला ये है, इनका कहना है कि जब जनगणना सेंसस होता है, तो सरना आदिवासियों को अपने धर्म को अंकित करने के लिए कॉलम होना चाहिए। उसमें जो हुँ, है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सरना आदिवासियों की गिनती आमतौर पर हिंदू में हो जाती है। जबकि उनका कहना है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, अलग। हिंदू से अलग हैं, आदिवासियों का अपना धर्म है, हमारे अपने रीति-रिवाज हैं, इसलिए हमें जो है, हमारी धार्मिक मान्यता जो है, वो अलग तरीके से होनी चाहिए।
ये मुद्दा इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए झारखंड की विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के जरिए इसको केंद्र को भेज दिया गया कि भाई 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए ताकि ये लागू हो जाए। लेकिन ये 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा। तो जेएमएम और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो आया, इस बार पहली बार कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने ये वादा किया कि हमारी सरकार अगर आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे। ये बहुत पुरानी मांग है और भावनात्मक मुद्दा है, जरूरी मुद्दा है। ये आदिवासियों की पहचान से, अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये मसला भी उठा चुनाव में, और जिसके जेएमएम और कांग्रेस इस मुद्दे पर जो है एज लेती दिखी है। तो ये क्या आदिवासियों से मतलब जुड़ा वाकई जो सरना धर्म का मुद्दा है, जी, बीजेपी के लिए एक तरह से गले की फांस बनेगी, हड्डी। तो बीजेपी इस पे ना भी नहीं कर सकती और हाँ बोलते नहीं बन रहा है। वो हिंदू कोड में अगर फ्री में मिल जाता है ना, हाँ, अगर हिंदू कोड में आदिवासी अगर उनकी पहचान अगर आदिवासी के तौर पर हो जाए, तो हिंदुओं की की संख्या जो है वो घट जाएगी और आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल जाएगी। तो ये संकट है। लेकिन बीजेपी ने, जो विधानसभा का विशेष सत्र हुआ था जिसमें ये पारित किया गया था, बीजेपी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन क्योंकि वो विरोध करेगी तो ये तय है कि बहुत बड़ा जनविद्रोह होगा, कम से कम बीजेपी के खिलाफ जनभावना बढ़ गई। तो बीजेपी इस पे चुप रहना जो है वो बेहतर समझती है या चुप रहती है। लेकिन ये सवाल आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में इस मुद्दे पे आंदोलन भी बहुत बड़े हुए। राजनीतिक पार्टियों से इतर जो है वो बहुत बड़े आंदोलन हुए। सरना हर साल जो है 1-2 इतने बड़े प्रदर्शन होते रहे, बल्कि दिल्ली में भी धरना दिया लोगों ने जंतर मंतर पे जाके आज से 6 महीने पहले। तो ये बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस करने की कोशिश की जेएमएम कांग्रेस ने। तो आदिवासियों से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कल्पना सोरेन बार-बार ये कहती रही है और ये बात उन्होंने प्रभावी तरीके से पहुंचाई है कि एक आदिवासी लीडर के साथ अन्याय हुआ है और अगर हमें आपका समर्थन मिलता है तो उनके लिए जेल का ताला जो है वो टूटेगा। ये नारा जो है वो बार-बार लगवाती रही। तो ये मसला भी बनता रहा। चुनाव प्रचार में नहीं पहुंच पाए और उनकी तरफ से मोर्चा संभाला बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने। बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं, जो दुमका से विधायक जी। तो आप संथाल परगना में जो परिघटना देखेंगे वो ये कि एक तो सोरेन परिवार में दरार पड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि विरासत जो है वो किसके साथ जाए? इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि शिबू सोरेन की जो विरासत है दुमका सीट या संथाल परगना की, जहां से उनका उभार हुआ है, वो कल्पना सोरेन के साथ जाता है, हेमंत सोरेन के साथ जाता है या सीता सोरेन के साथ जाता है। तो ये बड़ा दिलचस्प जवाब जो है वो सामने आने वाला है दुमका सीट। इसलिए दुमका को बहुत प्रतिष्ठा जनक सीट जो है वो माना जाता है। सीनियर सोरेन साहब की तबीयत कैसी है? वो तो कहीं चुनाव में गए नहीं। हाँ, नहीं जा पाए। केवल 21 अप्रैल को जो रैली हुई थी इंडिया गठबंधन की, वहां वो पहुंचे थे, सहारा देकर उनको पहुंचाया गया था, मंच पर वो बैठे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। इसके अलावा 4 मार्च को जब कल्पना सोरेन की औपचारिक तौर पर एंट्री हो रही थी राजनीति में, तो उस जनसभा में भी दिखे थे वो और कल्पना सोरेन के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये कहते हैं कि शिबू सोरेन अगर खड़े भी हो जाते हैं, मंच पर बैठ भी जाते हैं, तो एक मैसेज चला जाता है। तो एक मैसेज तो उन्होंने दिया रांची की सभा से और गिरिडीह की सभा में। हालांकि वो दुमका नहीं गए जहाँ पे उनकी बड़ी बहू चुनाव लड़ रही है और उम्मीद की जा रही थी कि वो दुमका भी जाएंगे, लेकिन दुमका जा नहीं पाए। स्वास्थ्य का भी तकाजा होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये बात जरूर है कि शिबू सोरेन जो है वो कल्पना सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ खड़े दिखते हैं और इस विद्रोह से, परिवार में जो विद्रोह हुआ है, सीता सोरेन, मुझे लगता है कि वो कम से कम पारिवारिक तौर पर सहानुभूति जो है उन्होंने लूज किया है। और मैं राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मेरा आकलन ये है कि ये राजनीतिक तौर पर बुद्धिमानी भरा कदम उनके लिए नहीं रहा। वो 3 बार विधायक रही और पार्टी में उनको सम्मान मिल रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, मंत्री उनका ग्रीवांश था कि उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सोरेन परिवार से ही कितने लोग मंत्री बनेंगे? बसंत सोरेन की जब जगह बन रही थी, तो ये सवाल जो है वो, बहरहाल उनके अपने मुद्दे हैं, अपना व्यक्तिगत मसला है और जी, जी।
चलिए, मिला-जुलाकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और सरना धर्म का मसला बीजेपी पर बढ़ेगा भारी। ये मोटा-मोटी ये दिख रहा है। जी। बिल्कुल, यही मामला है कि ये दोनों मुद्दे जो हैं, वो छाए रहे। इसके अलावा एक और 2-3 चीज़ें हैं जो जी। जिसकी गिनती कराई जाती रही। वो ये कि हेमंत सोरेन ने एक निर्णय लिया था जब सरकार में वो थे तभी उन्होंने उनके कैबिनेट ने निर्णय लिया था। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है। आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए उनकी जो पेंशन की उम्र सीमा है, वो 60 से हुँ, घटाकर 50 साल कर दी गई। कर दी गई। हाँ, कर दी गई। ये ओह! नोटिफ़ाइड हो गया, कैबिनेट से भी फैसला हो गया। तो क्या बात इसका भी असर जो है और इस बात की गिनती कराते रहे चंपई सोरेन और तमाम लोग कि हमने जो है वो 50 साल जो है पेंशन की उम्र जो है वो कर दी है। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और महिलाएँ चाहे जिस भी कौम की हों, जैसे भी हों, तो उनके जी, लिए। जी। तो ये 50 साल है, एक ये एक बड़ा फैसला। दूसरा एक अबुआ आवास योजना, झारखंड सरकार हुँ, ये आरोप लगाती रही कि हम लोगों ने 8 करोड़ के आसपास पीएम आवास जो है वो माँगा था जिससे हमको वंचित रखा गया। वो नहीं दिया तो हमने हुँ। अपनी अबुआ योजना आवास। इन्होंने लागू की हाँ, अपनी योजना लागू की अबुआ आवास योजना जिसको लेकर अ, हर इलाके में लाभार्थियों का चयन हो रहा है और हो रहा है। तो इस मसले को भी इन्होंने अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाने की कोशिश की। और ये मसले भी प्रभावित करेंगे चुनाव को, मेरा ये मानना है। चलिए, शुक्रिया सर, और फिर लगातार आपसे चर्चा होती रहेगी। 4 तारीख को फ्री रखिएगा, 4 तारीख को लंबा-लंबा प्रोग्राम करना है क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला है। तो 4 तारीख को फ्री रखिएगा, तब तो बीच में आपसे बात होती रहेगी। शुक्रिया सर, जी, थैंक यू। और बहुत-बहुत आप देखते धन्यवाद। रहिए अम्बेडकर नाथ।